चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए गुड इवनिंग सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। चलिए क्वेश्चन दिया है कि रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ जाता है। चलिए यहां पर जवाब देना है, आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि रक्तचाप किसका अधिक स्राव होने से बढ़ जाता है। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, यहां पर थायरॉक्सिन। याद रखिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स के अत्यधिक स्राव से उच्च रक्तचाप जैसे घबराहट, हृदय गति, है ना, ये आपका होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे हैं वह देश कौन सा है जहां ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। चलिए यहां पर जवाब देना है कि वह देश कौन सा है जहां पर ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। यहां पर आंसर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए भाई इसका राइट आंसर इनमें से क्या बनेगा, तो देखिए भाई यहां पर जो आपका जवाब है वो आपको कौन सा हो जाएगा, इजराइल। ठीक है, याद रखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहां पर जो इजराइल है वहां पर ड्रिप सिंचाई अच्छी होती है। ड्रिप सिंचाई मतलब जानते हैं कि इसमें क्या होता है, पाइप में थोड़े थोड़े छिद्र कर देते हैं और छिद्र करने के बाद क्या होता है, फिर क्या होता है, बूंद बूंद पानी टपकता है, जिससे पानी की बचत भी होता है और अच्छी खासी फसल भी होती है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है, यहां पर आंसर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए लिच्छवी दोहित्र किसे कहते हैं, यहां पर आपका आंसर 3 नंबर में। चलिए तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर समुद्रगुप्त को किसे कहते हैं, आपके ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर जो कहलाते हैं इन्हें क्या कहा जाता है, यहां पर आंसर लॉक करिएगा। चलिए आपका सही जवाब यहां पर क्या बनेगा, चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो यहां पर जो आपका आंसर बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहां पर कहा जाता है त्रिरत्न कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, त्रिरत्न कहते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, त्रिरत्न कहते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ये समझिए कि ऐसे क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं जो आपके लगे कि हाँ एग्जाम में पूछे ही पूछे जाते हैं, वो पूछे जाएंगे। देखो दिया गया है कि 1521 ईस्वी में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो चलिए बताइएगा कि नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया। 5 को ऑप्शन देना है। तो देखिए भाई 5 को ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर दिया चेंबर ऑफ प्रिंसेस, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी नंबर ऑफ कर्नाट। ठीक है, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा डी को आप कर्नाट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन आपका अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है कि 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था, लेकिन इसको दबाने वाला अंग्रेज इनमें से कौन था। चलिए जवाब दीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आ है और आपका इनमें से जवाब क्या हो जाएगा। चलिए ये थे आपके मेजर, आपके कौन, मेजर कैंपवेल। ऑप्शन बनेगा बी नंबर, मेजर कैंपवेल थे। याद रखिए मेजर कैंपवेल हैं जो कि 1857 के द्वारा लखनऊ विद्रोह को दबाया गया। इस युद्ध का नेतृत्व भारतीय महिला बेगम हजरत महल व उसके पुत्र जो विरजित है ना, कौन थे, जो आपकी भाई बेगम हजरत महल थी और इनका एक कह सकते हैं अल्पवयस्क व्यक्ति जो पुत्र था, नाम था विरजिस कादिर द्वारा किया गया था ना। तो इतने पॉइंट आपको याद रखना है, जो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, लखनऊ में नेतृत्व किया बेगम हजरत महल ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, आप लोग काउंटिंग करते रहिए भाई कितना आप लोगों का जवाब सही आ रहा है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है। आप बताइए कि साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन कहा जाता है, इसके गठन का उद्देश्य इनमें से क्या है, क्या था। तो यहां पर भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा करने के लिए, याद रखिए आपके भारत शासन अधिनियम जो आपका 1919 था उसकी समीक्षा हेतु है। तो ऑप्शन बन जाएगा यहां पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, इसका गठन यहां पर देख सकते हैं, ऑप्शन बन जाएगा कौन सा, यहां पर आपका बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया था। भारतीय तिरंगे को सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया, यहां पर आंसर को लॉक करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का कितने लोग यहां पर सही जवाब देने वाले हैं। आपका सही जवाब यहां पर क्या हो जाएगा। चलिए भाई देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर, काफी लोग दे रहे हैं बी नंबर। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। देखिए ऑप्शन आ रहा है बी नंबर जवाहरलाल नेहरू। यहां पर जवाब बनेगा कौन सा, भाई आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल सही आया है कि आपके जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वप्रथम 31 दिसंबर, कब, तो याद रखिए 31 दिसंबर 1929 को रात के 12 बजे रावी नदी के तट पर लाहौर में आपके भारतीय तिरंगे को फहराया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि गांधी जी ने 1932 में उपवास प्रधानता किस लिए किया था। भाई यहां पर पता है गांधी जी ने उपवास किया था,
अब आप ही बताइए किसके लिए किया था। तो यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, तो ये एक सांप्रदायिक कह सकते हैं अधिनिर्णय था रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। ठीक है, याद रखिए ये रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी। किसके? कम्युनल अवार्ड, कम्युनल बोलते हैं तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई थी और इसके उपरांत ही उपवास की समाप्ति पूना समझौते के बाद हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछे कि इनकी जो समाप्ति हुई थी कैसे, तो पूना समझौता जब हुआ था उसके बाद इनकी आपकी कह सकते हैं उपवास समाप्त हो गया था। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, कह रहा आपसे ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, अर्थात किस देवता से संबंधित है। बताइए भाई, यहां पर क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा और आप जवाब है देने का नंबर आया है तो आप लोग जवाब दीजिएगा। चलिए यहां पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, यहां पर सोम हो जाएगा। क्या? यहां पर सोम। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष आपके कौन थे। अब यहां पर देखो दिया गया प्रथम बौद्ध संगीति दिया गया है, जैन नहीं दिया है, क्योंकि इसके पहले वाली क्लास में गलतियां हुई थी जैन वाले से, है ना। यहां पर दिया गया है बौद्ध, और बौद्ध संगीति में पहले जो थे वो आपके थे कौन, आपका आंसर हो जाएगा सी, आपके महाकश्यप थे। ऑप्शन बनेगा सी नंबर, महाकश्यप थे। ठीक है, याद रहेगा। और ये की कहां गई थी, राजगीर में की गई थी, राजगीर में। तो ये भी याद रखिएगा कि आपके राजगीर में की गई थी, आपकी कह सकते हैं ये संगीति का आयोजन। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी, तो आपके आजाद शत्रु के समय। याद रखिए आपके आजाद शत्रु के समय ये आपकी संगीति हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है, लेकिन जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे हम आपको बता देंगे। अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था। अदीना मस्जिद, ये अदीना मस्जिद का निर्माण कराया गया था, याद रखिए बंगाल में, और किसके द्वारा, तो सुल्तान सिकंदर के द्वारा। यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर, सुल्तान सिकंदर के द्वारा करवाया गया था। और कहां पर, तो आपके बंगाल में करवाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। अबुल हसन पूछा गया है, अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। यहां पर आंसर देना है अबुल हसन। चलिए कितने लोग यहां पर जवाब देंगे सही। चलिए देखिए यहां पर आंसर हो जाएगा सी नंबर, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के समय अबुल हसन, विष्णुदा, मनोहरदा, ये आपके कई थे जो आपके दरबारी चित्रकार थे। तो ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है। बताइएगा भाई, यहां पर एक दिया गया है टी, टी जो आपका दिया है किससे संबंधित है। एक खेल आपने देखा होगा, यहां पर आपका कह सकते हैं जो आपका गोल्फ होता है। क्या? यहां पर गोल्फ से संबंधित होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, टी शब्द गोल्फ से संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था। दुर्गापुर आपको बताना है, आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। और हमने एक ट्रिक बताया था, अगर आपको याद हो, यहां पर ये क्लास जो आपकी इस क्लास में नहीं, लेखपाल की क्लास में हमने बताया था। आज फिर से एक बार हम आपको बता देते हैं ताकि दोबारा से रिवीजन हो जाए और हमेशा आप लोग ऐसे क्वेश्चन को रट लीजिएगा। देखो हमने बताया था बोरू, ठीक है, हमने साफ साफ लिख दे रहे हैं बोरू भीरू, ये ट्रिक है आपको, ठीक है, ऐसे नोट करिए, बोरू भीरू दुबे, दुबे और एक आपका हो जाएगा राज। अब देखिए ये चार कारखाने पूछे जाते हैं, जिनमें से बोकारो जो आपका लगा था ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में लगा था, लेकिन इनमें से जो आपके थे ये आपके लगे थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। कौन? ये आपके बो से क्या हो गया, बोकाना मतलब हल्ला मारना। ये ट्रिक आपको हमेशा याद कराने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा इन चार कारखानों में कौन है जो तृतीय पंचवर्षीय योजना में था। तो ये चार दोस्त थे और चार दोस्त आपस में खड़े थे और एक ने हल्ला मारना शुरू कर दिया, जिसे बोलते हैं बोकाना। क्या बोका रहे हो, क्या हल्ला मार रहे हो। तीनों दोस्तों ने क्या किया, इसे भगा दिया, अपने ग्रुप से भगा दिया तीनों ने। तो ये किस में हो गया, ये तृतीय पंचवर्षीय योजना में। दूसरे में कौन, ये है। अब यहां पर बोसे बोकारो, क्या है, बोसे बोकारो, और बोकारो जो आप था ये रूस के सहयोग से, किसके, रूस के सहयोग से, रूस से रूस, भी से होता है भिलाई, है ना, भी से भी। अच्छा ये है कहां पर बोकारो, ये आपके झारखंड में है, झारखंड में है, याद रखिए झारखंड में। और भी से भिलाई हो जाएगा, भिलाई आपके छत्तीसगढ़ में है। कहां पर, छत्तीसगढ़ में है। और यहां पर दिखा रू, रू मतलब आपका हो जाएगा रूस के सहयोग से, आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है यहाँ पर दू से हो जाएगा दुर्गापुर, क्या हो जाएगा, दुर्गापुर। दुर्गापुर बे से हो जाएगा ब्रिटेन, ये ब्रिटेन के सहयोग से लगा था। और ये जो आपका दुर्गापुर है ये कहां पर है, कहां पर, ये बताइएगा, इसका आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, और यहां पर राउरकेला, राउरकेला आपके जर्मनी के सहयोग से लगा था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कह सकते हैं ये पॉइंट आपको याद रख लेना है। यहां पर जो आंसर हो जाएगा कौन सा, दुर्गापुर, ये आपका हो गया कौन सा, ब्रिटेन के सहयोग से लगा था, ब्रिटेन के सहयोग से। ठीक है ना, क्लियर हो गया है। और ये पश्चिम बंगाल में है, बिल्कुल याद रखिए, दुर्गापुर जो आपका है ये पश्चिम बंगाल में है। हमने यहां पर आपको 1-2 मिनट का समय जरूर लिया है, लेकिन जीवन में कभी भी क्वेश्चन आपको याद आ जाएगा तो आपको देव जी के ट्रिक का याद नाम जरूर आएगा कि हाँ इससे हमने पढ़ा था और हमसे ये क्वेश्चन सही हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर कि निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है, यहां पर आंसर को लॉक करना है। आपका सही जवाब क्या है। देखो हम आपको क्लासें दे रहे हैं,
जितने भी कम स्टूडेंट हैं मैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बताया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करें। कम बच्चे हैं तो क्या हुआ, कम से कम इतना तो हमें पता ही है कि यही 10 बच्चे हैं वो 20 बच्चे हैं, जिनमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लाइक शेयर करने के लिए डरते हैं। मतलब बहुत बच्चे होते हैं तो पता नहीं चलता है कि कौन नहीं करता है, लेकिन इन्हीं में लगता है कि कोई ना कोई ऐसे गद्दार होते हैं जो लोग ये नहीं सोचते हैं कि हमारे लिए कोई कितना मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग मेहनत करते हैं तो भाई हम भी आप लोगों मेहनत करते हैं, लाइक शेयर कर दिया करें बिना कहते हुए। ठीक है, यहाँ पर देखो 16 नंबर दिया गया है, कह रहे हैं निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। तो भाई यहाँ पर देखो दिया गया है धौलावीरा, ये कच्छ के रण में आपको मिल जाएगा। कालीबंगा ये आपकी लूनी नदी दिया गया है, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है बी नंबर है कालीबंगा, ये लूनी नदी ये आपका नहीं है। कालीबंगा कहां पर था, आपके घग्गर नदी में। क्या था भाई, घग्गर नदी में था। इसका मतलब है कि ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया गया है किस उपनिषद में सभी आश्रम व्यवस्था का वर्णन मिलता है। जितनी भी आश्रम व्यवस्थाएं हैं इसका जो वर्णन मिलता है वो किस उपनिषद में मिलता है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो ये है आपका जवलोपनिषद। क्या है भाई, जवलोपनिषद है। इसमें 4 आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, है ना, संन्यास का वितरण इसमें मिलता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि महाराजा रणजीत सिंह किसके उत्तराधिकारी कौन थे। महाराजा रंजीत सिंह, रणजीत ज्यादा याद आता है क्योंकि वो ज्यादा थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन बने थे। चलिए इनके जो उत्तराधिकारी बने थे वो आपके कौन थे, ये थे आपके खड़क सिंह। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, आपकी खड़क सिंह। आपको याद होगा कि 1839 में रंजीत सिंह के मृत्यु के बाद खड़क सिंह को उत्तराधिकारी चुना गया था, है ना, उत्तराधिकारी चुना गया। ऑप्शन ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि एहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है। एहोल अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है, यहां पर 19 का ऑप्शन क्या होगा। तो भाई यहां पर आपका आंसर हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय से है। याद रखिए एहोल अभिलेख का संबंध है जो चालुक्य नरेश थे। कौन, चालुक्य नरेश हैं आपके कौन, पुलकेशन द्वितीय। और इस अभिलेख में पुलकेशन द्वितीय के विजयों का वर्णन देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें से हर्षवर्धन के पराजय का वर्णन मिलता है, क्योंकि आपको पता है पुलकेशन द्वितीय ने नर्मदा नदी के किनारे, है ना, खदेड़ दिया था हर्षवर्धन को। ठीक है, तो ऑप्शन बने आपका यहाँ पर सी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे वल्लभाचार्य प्रवर्तक थे। या बताइए वल्लभाचार्य जो प्रवर्तक थे वो किसके प्रवर्तक थे, यहां पर आंसर को लॉक करना है। आपका सही जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए वल्लभाचार्य के यहां पर देखा जाए तो काफी लोग जवाब दे दिए हैं और आपका आंसर यहां पर हो जाएगा क्या। चलिए कह रहे हैं आपसे डी हो जाएगा शुद्ध। बिल्कुल सही लगा रहे हैं, बिल्कुल जवाब सही है। देखो हमने बताया था वल्लभा मतलब यहां पर देखो बल लिखा है, बल, और अगर बल अगर मिलेगा कब, जब आप शुद्ध खाएंगे तब। तो देखो बल्लभा और शुद्ध, तो यहां पर आंसर क्या होगा, डी नंबर आपका हो जाएगा। अगर आपको बल मिलना है, अगर बल चाहते हैं तो आप शुद्ध खाना खाइए, है ना, तो यहां पर आंसर आपका डी हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोइंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी थी। अब आप बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। बताइए मुगल शासक अकबर ने किस सिख गुरु से गोविंदवाल जाकर भेंट की और उनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दी थी। ये है आपके गुरु अमरदास। याद रखिए अमरदास आपको याद होगा, ये सिखों के तीसरे गुरु थे, है ना। और मुगल शासक अकबर ने गोविंदवाल जाकर भेंट की थी और इनकी पुत्री बीबी भानी को कुछ जमीन दिया था, लगभग 500 बीघा जमीन दिया था ना, 500 बीघा जमीन दिया था। और इसी जमीन पर इन्होंने अमृतसर नगर की स्थापना किया था। तो ऑप्शन बन जाएगा आपका बी नंबर। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि पाइका विद्रोह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता आपके कौन थे। पाइका विद्रोह, भाई पाइका विद्रोह के जो नेतृत्व करता है वो आपके कौन है, बख्शी जगबंधु हैं। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ 80 नंबर, बख्शी जगबंधु हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी शुरुआत जो हुई थी 1817 में हुई थी। कब, तो 1817 में इसकी शुरुआत की गई थी, लेकिन अंग्रेजों ने निर्दयतापूर्वक से इस आंदोलन का क्या किया था, दबा दिया था, याद रखिएगा। चलिए पाइका विद्रोह संबंध है आपके उड़ीसा से। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ पर सुमेलित करना है और बताइए कि यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा। चलिए बगलिहार आपकी चिनाव नदी से है, बगलिहार चिनाव नदी से है। उकाई परियोजना का संबंध है आपके तापी से, इसका हो जाएगा 1 हो जाएगा। तुलबुल परियोजना है आपकी झेलम नदी से, इसका झेलम हो जाएगा अर्थात 2 हो जाएगा। जायकवाड़ी आपकी गोदावरी से है तो इसका 4 हो जाएगा। 3 1 2 4 जो कि ऑप्शन मिलेगा आपका 3 1 2 4 कहां पर है देख लीजिएगा,
3 1 2 4 कहीं है, 3 1 2 4 ऑप्शन आपका सी नंबर यहाँ पर राइट हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है, प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है वो किससे निकाला जाता है, जवाब दीजिएगा। कौन सा सूत्र होता है, कैसे निकालेंगे? तो प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है राष्ट्रीय आय प्रति बटे उसकी जनसंख्या ना, मतलब ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे जनसंख्या होती है, याद रखिएगा। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे दिन रात जिस कारण होते हैं वो आपकी कौन सी घटना है? बताइए भाई, दिन रात आप लोग जानते हैं ना, अब आप ही बताइए दिन रात होते हैं क्यों होते हैं? इतना साधारण क्वेश्चन का जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं, और अगर ऐसे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं तो समझो कि आप एग्जाम भी पास कर सकते हैं। चलिए भाई, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या बनेगा आपका? यहां पर बी नंबर हो जाएगा या डी नंबर होगा? चलिए, परिभ्रमण कह रहे हैं, बिल्कुल सही है, याद रखिए ऑप्शन बनेगा बी नंबर, परिभ्रमण होता है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, परिभ्रमण हो जाएगा। अरे भैया, ए बी सेम कैसे हैं? ये परिक्रमण है, ये परिभ्रमण है, आप जानते हो। थोड़ा सा आपको बता दें, जैसे ये मंदिर है, क्या है? ये मंदिर है। मंदिर में आप लोग क्या करने जाते हैं? मंदिर में आप लोग करते हैं परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं आप लोग? करते हैं परिक्रमा, करते हैं परिक्रमा। तो परिक्रमा मतलब ये हुआ कि जो पृथ्वी है वो सूर्य का चक्कर लगा रही है, ठीक है ना, जिससे ऋतु परिवर्तन होते हैं। क्या? जिससे ऋतु परिवर्तन होते हैं, वो परिक्रमा होती है 300 आपके कितने 65 दिन में, है ना। लेकिन परिभ्रमण मतलब क्या होता है? जब खुद के चक्कर लगा लीजिए, जब खुद के चक्कर लगाएंगे, जैसे पृथ्वी होती है वो 24 घंटे में चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? दिन रात होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए, याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनैमुदी किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए बताइएगा, दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो आपकी अनैमुदी है, और ये किस पहाड़ी पर स्थित है? इसका राइट आंसर देना है। आपका सही जवाब हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, अन्नामलाई पहाड़ी है। नीलगिरी मत लगाइए साथियों, यहां पर लगाना है अन्नामलाई लगाना है, ठीक है, नीलगिरी मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया क्वेश्चन कि मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी, जयंतियां, पहाड़ियां। इस विभाजन का आधार क्या है? भाई, इन 3 भागों को तीनों को विभाजित किया गया, इसका मतलब क्या है? ये बताइए कि इसका जो बंटवारा हुआ है, अर्थात इस पहाड़ी को 3 भागों में बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं बताइएगा? वनस्पतियों के कारण, वर्षा की मात्रा कारण, स्थाकृति के कारण, या जनजातियों के कारण? याद रखिए, जनजातियां के कारण है, इसका जो आपका मेन कारण है वो जनजातियां हैं। याद रखिएगा कि मेघालय पठार पर निवास करने वाले जनजातियों के नाम के हिसाब से ही पठार को विभाजित किया गया है, गारो, खासी और जयंतियां। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि ग्रीष्म ऋतु में पूर्व भारत में चलने वाली तीव्र और आर्द्र हवाओं को पश्चिम बंगाल में किस नाम से जाना जाता है? तो ये बताइए कि भाई, जो गर्मियों में अर्थात ग्रीष्म ऋतु में जब अपने पूर्व भारत में क्या होता है, बहुत भयंकर हवाएं चलती हैं और आर्द्र हवाएं चलती हैं, तो इसको पश्चिम बंगाल में इसको क्या कहते हैं? तो इसे बोला जाता है काल बैसाखी। क्या बोला जाता है? नोट करिएगा, आंसर बनेगा आपका बी, काल बैसाखी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल बैसाखी। इसका जवाब जो हो जाएगा वो काल बैसाखी हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा, पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहा जाता है। ठीक है, एवं पूर्वी भाग में क्या कहा जाता है? ये जो शब्द आपका है, ये वाला शब्द है, इससे पूर्वी भाग में बोला जाता है। याद रखिए, इसे बोला जाता है पूर्वी भाग में बोला जाता है, पश्चिमी भाग में काल बैसाखी बोला जाता है। कर्नाटक में इसे काफी वर्षा कहते हैं। याद रखिए, कर्नाटक में इसे बोलते हैं काफी वर्षा। काफी वर्षा मतलब हुआ काफी के लिए बहुत ही उत्तम है। और अगर केरल की बात करें, तो केरल में बोला जाता है आम्र वर्षा, क्योंकि वहां के जो आम है, आम के फसलों के लिए बहुत ही बेहद होती है ये वाली जो आपकी वर्षा होती है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन के जितने भी क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, तो सभी को यहां पर कह सकते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जाना जाता है? चलिए बताइएगा, केरल से लगे तटीय भाग को किस नाम से जानते हैं? देखो, हमने बताया था कि आपका प्यारा से आपका क्या है, प्रायद्वीपीय भारत है। इसमें से जो आपका केरल है वो आपका यहां पर आपका है, ये वाला जो एरिया, इसे मालाबार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मालाबार बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? बी हो जाएगा, मालाबार हो जाएगा। यहां पर कोरोमंडल कहां पर होता है? तो कोरोमंडल आपका ये वाला है जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में है, ये आपका मालाबार आपका हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछे केनरा तट क्या है? केनरा तट जो आपका होता है गोवा से मंगलुरु तक, क्या पर भाई, केरल से लेके मंगलुरु तक जो जाता है उसे केनरा तट कहते हैं। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए, और यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे बादामी क्रांति का संबंध किसे है? अगर आपने पढ़ा है बादामी क्रांति तो आप जवाब दीजिए। यहां पर आंसर आप लोग क्या सही जवाब दे सकते हैं? बादामी क्रांति का जो संबंध है वो आपके किससे है? कितने लोग जवाब देंगे? खजूर से है क्या? खजूर तो आपके ऑप्शन में भी नहीं है। आप बताइए क्या हो जाएगा?
कह रहे हैं फलों उत्पादन से, फल से भी नहीं है, ये मसाला उत्पादन है। याद रखिए बादामी क्रांति का संबंध है आपके मसाला उत्पादन से, किससे? आपके मसाला उत्पादन से, याद रखिएगा, है ना। एक होता है क्वेश्चन यहां पर राउंड रेवोल्यूशन, है ना, गोल क्रांति। गोल क्रांति का संबंध होता है किससे? तो आपके आलू से होता है ना। रेड क्रांति जो आपकी होती है वो टमाटर से होता है और आपके मीट से होता है ना। और सिल्वर क्रांति जिसे हम लोग यहाँ पर जानते हैं, सिल्वर क्रांति, ये अंडे उत्पादन से होते हैं, अंडे उत्पादन से, है ना। पीली क्रांति किससे होता है? तो आपके तिलहन उत्पादन से होता है। ग्रीन अगर पूछे हरित क्रांति, हरित क्रांति का संबंध होता है खाद्यान्न उत्पादन से। ये ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमने आपको पढ़ाया भी है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछा गया है। सर्वाधिक जनघनत्व जो आपका है कहां का है? तो भाई आपका बिहार, याद रखिए ऑप्शन बनेगा ए नंबर आपका बिहार हो जाएगा। बिहार की अगर हम बात करते हैं बिहार में, तो यहां पर कितने आपके हैं? 1106 यहां पर जनघनत्व है। 1 किलोमीटर में कितने लोग निवास करते हैं? 1106 लोग निवास करते हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहां पर आपके 1028 लोग निवास करते हैं, याद रखिए पश्चिम बंगाल में। केरल की बात करते हैं तो केरल में आपके 860 लोग निवास करते हैं 1 किलोमीटर में। उत्तर प्रदेश में तो आप लोग जानते हैं 829 आपका वर्ग किलोमीटर होता है ना। तो इसको नोट करिएगा। जितने भी हम क्वेश्चन बताएं उसके ऑप्शन में जो डिस्क्राइब करते हैं उसको भी यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा। और इतने अगर ऑप्शन के अनुसार आप पढ़ेंगे तो याद रखिएगा पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसाने की गारंटी है। ठीक है, चलिए बताइए अगला क्वेश्चन। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यहां पर जवाब देना है। देखो यहां पर क्या होता है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है, पानी की मात्रा ज्यादा होती है। यहां पर आपको पता है लौटता हुआ मानसून भी इस साइड में होता है, अर्थात इस एरिया में जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे आपके सदाबहार वनों का विकास हुआ है। यहां पर आंसर हो जाएगा बी नंबर। याद रखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि विषुवत रेखा के समीप है और यहाँ की जलवायु जो है वो कैसी है? विषुवतीय है। कैसी है? विषुवतीय है। इस कारण यहाँ पर सदाबहार वनों का विकास हुआ है। ऑप्शन में आपका बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां पर स्थित है? सुनामी के जो वार्निंग देता है ना, चेतावनी देता है, वो आपके है कहां पर? ये है आपके कहां पर? ऑप्शन बनेगा आपका यहां पर 28 का 33 का ऑप्शन बनेगा आपका डी, हैदराबाद में। कहां पर है भाई? हैदराबाद में, याद रखिए। और इसका ये जो काम कर रहा है 2007 से काम कर रहा है। कब से? 2007 से ये काम कर रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? चलिए बताइएगा भाई कि यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो क्या होगा? इस स्थिति में आप जवाब दीजिएगा। कह रहे वित्त मंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा, पुनः बजट को संशोधित करके लोकसभा के पटल पर रखा जाता है, या सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। क्या जवाब हो जाएगा? लाजवाब और दमदार क्वेश्चन है, जवाब दीजिए क्या आंसर यहां पर हो सकता है। चलिए जवाब आ रहा है यहां पर ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। यदि लोकसभा में बजट पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। याद रखिए सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया है कि नई अखिल भारतीय सेवा योजना का सृजन करने के लिए राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान देने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो भाई आपकी पता है 2/3 होना चाहिए। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर, 2/3 होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहे लोकसभा में गणपूर्त या कोरम की कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? यह बताइए, कोरम या गणपूर्त उसे कहते हैं। याद रखिएगा यहां पर लोकसभा में है तो आपके कितने 1/10 होना जरूरी है। याद रखिएगा कि लोकसभा में गणपूर्त या कोरम कुल संख्या का 1/10वां, या अगर बोल दे या क्या होता है, या 55, कितने 55 के लोग होते हैं, इतने अगर मौजूद हैं तो आपका चल जाएगा। यही चीज राज्यसभा में कितने होते हैं? राज्यसभा में कितने होते हैं? इसके आधे मतलब आपके 25 होते हैं, जिसको उसे भी 1/10 कहते हैं। तो राज्यसभा में 25 सदस्य मौजूद है, और अगर लोकसभा में सॉरी राज्यसभा में 25 और लोकसभा में 55। ठीक है, यह तो आप लोग सिंपल सी बात कह सकते हैं, 1/10 निकाल भी सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है? तो चलिए यहां पर देखते हैं। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, जो कि बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। ठीक है, अगला है कह रहा आपसे कि संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। मतलब यह भी है कि लोकसभा के प्रक्रिया के नियमों के अनुसार संचालित होती है। पहला सही है, दूसरा सही है। तीसरा दिया है कि धन विधेयक एवं संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। ये बात आपकी गलत है। ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों सदनों में अलग अलग पारित होना आवश्यक होता है। अगर संविधान संशोधन है तो उसमें दोनों सदनों में अलग अलग तरीके से पास होना जरूरी होता है। ठीक है ना, तो यहां पर याद रखिए ऑप्शन थर्ड आपका गलत हो गया है। ठीक है, क्लियर हो गया है। और यहां पर डी वाला देख लीजिएगा कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष कर सकता है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है
यहां पर क्वेश्चन आ गया है कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखाओं का प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, जिसे वह संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखते हैं। इसके उपरांत संसद के किस समिति द्वारा इसकी जांच की जाती है? भाई इसकी जो जांच करता है वो कौन करता है? इसकी भी जांच करता है ना केंद्र जो महालेखा परीक्षक होता है, वो अपनी रिपोर्ट तो देता है, लेकिन इस रिपोर्ट को भी जांच करने के लिए एक बनाई गई है आपकी समिति है, नाम है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में बताया था कि कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने? कुल 22 सदस्य होते हैं, जिनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। याद रखिए, इनका कार्य 1 वर्ष का होता है। याद रखिए, इनमें से लोकसभा के जो होते हैं वो आपके 15 होते हैं और राज्यसभा के कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रख लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है यहां पर अगला क्वेश्चन, भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? चलिए यहां पर ऑप्शन को देखते हैं, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, ये भारत राष्ट्रपति का वेतन एवं भत्ता, मतलब भारत की संचित निधि पर व्यय निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो देखिए, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता मिलता है इन्हीं से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन मिलता है इन्हीं से, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन मिलता है इन्हीं से। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता क्या है भैया? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों ने के पेंशन, अच्छा पेंशन, ठीक है। लेकिन यहां पर दिया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ता। याद रखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पेंशन है, पेंशन पेंशन तो आपका भारत की संचित निधि से होती है, लेकिन यहां पर अगर वेतन और भत्ते की बात करें तो क्या होगा? तो याद रखिए, नोट करिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के केवल पेंशन भारतीय व्यय संचित निधि में शामिल होते हैं। वेतन एवं भत्ता राज्य समेकित निधि पर भारित होते हैं, अर्थात उच्च न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, इनको जो वेतन मिलता है वो राज्य की संचित निधि से मिलता है। किससे? राज्य की संचित निधि से मिलता है। तो ऑप्शन क्या बन जाएगा? आपका डी नंबर यहां पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है किसी राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं हो सकती है। अधिक नहीं हो सकती है, आप बताइए कितना अधिक नहीं हो सकती है? चलिए, तो देखिए भाई, इसका आंसर हो जाएगा 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। मतलब ये हुआ कि विधान परिषद के कुछ सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए, मतलब देखा जाए 40 से, है ना, 40 से कम नहीं हो सकती है, तो 1/3 कर सकते हैं या 40 कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चलिए यहां पर बताना है सही सुमेलित नहीं है, कौन सही सुमेलित नहीं है। तो भैया आपको दिया डोबे राइन, इन्होंने दिया था आपके त्रियक नियम दिया था, है ना। फिर इसके बाद दिया गया है न्यूलैंड्स, इन्होंने अष्टक सिद्धांत दिया है, ये भी सही दिया गया है। मोस्ले ने दिया था आधुनिक आवर्त सारणी नियम दिया था, ठीक है। हाइजेन वर्ग दिया है अपवर्जन नियम, यहां पर गलत आंसर आपका डी नंबर है। याद रखिए, हाइजेन वर्ग ने दिया था अनिश्चितता का सिद्धांत। किसका? अनिश्चितता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, नोट कर लीजिएगा, अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, अपवर्जन का नियम किसने दिया था? अपवर्जन का नियम दिया था आपके पाउली ने। किसने? पाउली ने। ये सब कुछ आपने इंटर में पढ़ा है, अगर आपने साइंस आर्ट से इंटर किया है तो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से इनके बारे में अच्छे से आपने अध्ययन किया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला पॉइंट आपके सामने दिया है कि फ्यूज को सदैव परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्या ये बात सही है क्या भाई? भैया जो फ्यूज होता है वो श्रेणी क्रम में होता है। क्या ये श्रेणी क्रम में होता है? श्रेणी क्रम में, अर्थात ये वाला पॉइंट तो आपका सरासर गलत हो गया। फिर दिया गया है फ्यूज सामान्यतः तांबा तथा टिन की मिश्र धातु का बना होता है। तो आप बताइए किसका होता है? सीसा और टिन का होता है। किसका भाई? ये तांबा टिन का नहीं होता है, सीसा और टिन का होता है, सीसा और आपके टिन का होता है, अर्थात ये भी गलत हो गया। मतलब इनमें से कोई आपका गलत नहीं है। और देख सकते हैं कितने लोगों ने जवाब यहाँ पर गलत दिया था, है ना। अब आप समझ लीजिएगा कि अगर आप लोग समझ सकते हैं कि अगर इतनी गलतियां हो रही हैं तो आप ही बताइए कि आप लोग कमजोर है कि नहीं है कमजोर। अच्छा, ईमानदारी से आप बताइए कि कौन कौन कमजोर है। आप बताइए, आप लोग ईमानदारी से बताइए कि कितने लोग, कितने कौन कौन लोग यहाँ पर कमजोर हैं जीएस में। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर कह रहा है ए बी रिक्त समूह में। देखिए यहाँ पर ए बी जो आपका रक्त होगा, यहाँ पर रिक्त नहीं होगा, रक्त होगा, ठीक है। ए बी रक्त समूह दिया गया है। अच्छा, तुक्का लगा रहे हैं सभी? अच्छा, चलिए यहाँ पर बताइए, ए बी रक्त समूह जो होता है, ए बी रक्त समूह होता है, इसमें से क्या नहीं होते हैं बॉडी में? एंटीजन नहीं होते हैं, ये एंटीबॉडीज नहीं होती है। बताइए, आप बताइए, हमेशा आपने पढ़ा होगा ना, तो आप बताइए कि ए बी रक्त समूह में एंटीजन नहीं रहते हैं या एंटीबॉडी नहीं रहते हैं, क्या हो जाएगा? चलिए,
आंसर बनेगा आपका यहाँ पर बी, एंटीबॉडी नहीं रहते हैं। याद रखिएगा, ए बी रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर बनेगा आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है ना। हाँ, अगर क्वेश्चन ये पूछे कि ए बी ब्लड ग्रुप में तो ए और बी दोनों एंटीजन पाए जाते हैं, है ना। एंटीजन जो होते हैं वो दोनों पाए जाते हैं, तभी तो ए और बी वाले को दे पाते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में बढ़ जाती हैं, क्यों बढ़ जाती हैं? बताइए भाई, क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों का विचलन होता है। मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा बी, कि प्रिज्म की दोनों सतहों पर किरणों को क्या होता है? विचलन होता है। ऑप्शन बी नंबर इस से राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्प्लावन बल निर्भर करता है। उत्प्लावन बल जो जानते हैं, उत्प्लावन बल जब कोई भी वस्तु को जब पानी में डुबो देते हैं तो विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। क्या? उस उत्प्लावन बल जो होता है वो विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। तरल का घनत्व जितना अधिक होगा उत्प्लावी बल उतना ही अधिक लगेगा और वस्तु द्रव में तैरती रहेगी। आपने एक सिद्धांत पढ़ा होगा, आर्किमिडीज सिद्धांत, कि यदि कोई वस्तु किसी तरल में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी महसूस होती है। भार में यह कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। ये तो पढ़ा है ना आपने, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर। चलिए अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित रहता है। मतलब ये तत्व है लगभग देखा जाए सभी अम्ल में मिलता है। ये सभी अम्ल, जितने भी अम्ल होंगे उसमें से आपका हाइड्रोजन जरूर मिलेगा। हाइड्रोजन जो होता है वो जरूर मिलता है, याद रखिएगा, ठीक है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन तत्व निश्चित रूप से उपस्थित रहता है। अब आप लोग कार्बन 100% लगाते है ना, आप लोग कार्बन लगाते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पर पूछा है अम्ल में, और जिसमें अम्ल होता है देखते हैं COOH फलाने फलाने ऐसे दिया होता है। और याद रखिए कि इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर लगभग सभी अम्ल क्या होते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जितने भी अम्ल होते हैं लगभग क्या होता है? सभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया गया है किस पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें, चलिए यहां पर किसी होना चाहिए, यहां पर एक पॉइंट को नोट करिए, किसी पदार्थ का उपचयन होता है यदि उसमें क्या हो? यदि उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए और यहां पर हाइड्रोजन की कमी हो जाए। यदि ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है? कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में उपचयन होता है, उपचयन, ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है चोट लगने पर रक्त स्राव को रोकने एवं रक्त जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? आप बताइए कौन सा होता है। अगर आपको चोट लग जाए और आपके ब्लड निकलने लगे तो इसमें से कौन सा तत्व सहायक होता है? तो देखिए इसका हो जाएगा आपका थमना। थमना मतलब जानते हो, जैसे ब्लड थम जाता है ना, तो हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट्स। क्या होते हैं भाई? थ्रोम्बोसाइट होते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि रक्त स्राव रोकने और रक्त जमने में थ्रोम्बोसाइट सहायक होते हैं। इसे प्लेटलेट्स भी कहते हैं, याद रखिए, इनको कहा जाता है प्लेटलेट्स कहते हैं। यह इसका मुख्य कार्य होता है शरीर में उपस्थित जो हार्मोन्स होते हैं और प्रोटीन उपलब्ध कराना, उनको कराना, ठीक है, याद रहेगा कि इनका मुख्य कार्य होता है कि शरीर में उपस्थित हार्मोन और प्रोटीन उपलब्ध कराना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस एक की एक समान बीमा नहीं होती है? चलिए बताइए भाई, किसकी जो बीमा होती है एक समान नहीं होती है? तो यहां पर आपका एक समान नहीं होती, देखो गतिज ऊर्जा स्थिर ऊर्जा की होती है, फोकस दूरी और ऊंचाई भी हो जाएगा, गुरुत्वीय बल और घर्षण का। लेकिन यहां पर दिया है बी नंबर, घनत्व और विशिष्ट घनत्व। देखिए यहां पर जो आपका घनत्व होता है, घनत्व की जो बीमा होती है वो होती है मतलब M1 L की घाते -3 और T की घाते 0। लेकिन यहां पर विशिष्ट घनत्व या सापेक्ष घनत्व का होता है क्या? कोई बीमा नहीं होती है, M0 L0 और T0 होता है ना। मतलब कोई बीमा नहीं होती है, M0 L0 T0 सभी के 0 हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? मतलब पादप मतलब हुआ कि पौधों, जो आपके पेड़ों पर होता है। किसमें होता है भाई? तो आपके पेड़ों पर होता है। यहां पर आप बताइए, तो देखिए आपका साइटोकाइनिन है। यहां पर देखिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं ए नंबर, कह रहे हैं आपसे इंसुलिन होता है। भैया ये बताइए, इंसुलिन आपकी बॉडी में होता है ना, इंसुलिन आपकी बॉडी में होता है। ये पूछा है पादप हार्मोन्स, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे, वनस्पतियां हो गई, इनमें होता है साइटोकाइनिन। क्या होता है? पौधों में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, नोट करिए, ऑक्सीन हार्मोन्स, जिब्रेलिन हार्मोन्स, साइटोकाइनिन हार्मोन्स, एथाइलिन हार्मोन्स और एब्सिक हार्मोन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, बस इतने क्वेश्चन तो थे। आज तो इतना मगन से हम पढ़ा रहे थे कि पता भी नहीं चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अच्छा एक क्वेश्चन बताइएगा, मोमबत्ती जो जलती है, क्या यहाँ पर बताइए मोमबत्ती
जो आपकी होती है मोमबत्ती का जो जलना होता है, मोमबत्ती का जलना, ये कैसी क्रिया होती है? ये कैसी क्रिया होती है? रासायनिक परिवर्तन होता है या भौतिक परिवर्तन होता है या दोनों ही होता है? बताइएगा, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना ये कैसी क्रिया होती है? आप बताइए कि ये भौतिक क्रिया होती है, रासायनिक क्रिया होती है, दोनों होती हैं या इनमें से कोई नहीं? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, ओके। सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करेंगे और कसम खा लीजिए कि इस सीरीज को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे रात में पढ़े चाहे दिन में पढ़े। अगर आपको पास टाइम नहीं मिलता है तो दूसरे दिन पढ़ लीजिएगा, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं टाइम मिलता है तो तीसरे दिन पढ़िएगा, लेकिन इस सीरीज को जरूर कंप्लीट करिए। इस सीरीज की हम गारंटी ले रहे हैं कि आप एग्जाम में जब बैठोगे तो आपको लगेगा कि नहीं सर ने जो चारों ऑप्शन से बता दिया है वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके फंस गए हैं। ठीक है, हाँ, करंट अफेयर हम आपको स्पेशल पढ़ाएंगे, तो करंट अफेयर की भी क्लास जब हम चलाएंगे तो उसको आप जरूर लीजिएगा, है ना। तो इस कारण से जीएस में लगभग आपको लगभग कुल मिला के यहीं से घूम फिर के आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लास, ठीक है, धन्यवाद।